नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। दिल्ली में 2 दिनों तक हुई बड़ी बैठक। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी ने दिया 24 चुनाव जीतने का फतह मंत्र। दिल्ली में दारू के बाद अब दवा घोटाला। सरकारी अस्पतालों की दवाएं निकली नकली। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश तो ईडी ने केजरीवाल को भेजा तीसरा समन। संसद सुरक्षा चूक मामले में सभी आरोपियों का हुआ साइको एनालिसिस टेस्ट। हो रहे बड़े बड़े खुलासे। तो वहीं आरोपी महेश कुमावत की पुलिस कस्टडी 5 जनवरी तक बढ़ी। इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फंसा पेच। महाराष्ट्र में ठाकरे गुट ने मांगी 23 लोकसभा सीट। दिल्ली में शरद पवार से मिले राहुल गांधी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका। ईडी ने तेजस्वी को फिर भेजा समन। पूछताछ के लिए अब ईडी ने 5 जनवरी को बुलाया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी के मिशन 2024 की। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कल और आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मोर्चों के अध्यक्षों ने शिरकत की। पीएम मोदी खुद मौजूद रहे। इस दौरान विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने की रूपरेखा बनाई गई, ताकि देश में सत्ता की हैट्रिक लगाकर बीजेपी इतिहास रच सके। 2 दिनों तक लगातार ये बैठक चली है। क्या कुछ हुआ है बैठक में? देखिए, कई राउंड्स और कई जगह पे अलग अलग तरीके से बैठकें हुई हैं और ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही है, गलत होगा। जहां तक हमारी जानकारी है, पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 180 उस तरह की सीटों को चिन्हित किया जहां भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। वैसे राज्यों में जहां जीत की संभावनाएं बन सकती है, उन सीटों के ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस तो अच्छा था लेकिन वहां जीत हासिल नहीं हो सकी, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा था पिछले 1.5 साल से। और उस पूरे रिपोर्ट का कि भाई वहां पे आपने क्या किया, संगठन का क्या हुआ, वो सीट वाइज उसकी एक एनालिसिस की गई। 1 नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र बहुत ही सिंपल है और वो ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024, 29, 34 इन सब चुनाव में जीत दर्ज कराना है तो टारगेट सीटों का नहीं, टारगेट वोटों का करना होगा। और बीजेपी का जो नया एम्बिशन है, नया एम है, वो ये है कि वो लोकसभा के अंदर 50% से ज्यादा वोट पाए, इसकी रणनीति प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं। जी, अब बात करते हैं केजरीवाल की राज में एक नए घोटाले की। शराब घोटाले के बाद अब दवा घोटाला सामने आया है और उस पर एक्शन भी ले लिया गया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाओं में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इन अस्पतालों ने दवाई खरीदने में लापरवाही बरती और ये सरकारी और प्राइवेट लैब में टेस्टिंग में फेल पाई गई। तो अब एक नई मुसीबत केजरीवाल के सामने आ खड़ी हुई है। तो वहीं शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को तीसरा समन भी भेज दिया है। 3 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। ये क्या है दवा घोटाला? देखिए, हम लोगों को हेडिंग देने के लिए आसान हो गया। अब एक साथ हम लोग कह सकते हैं कि दवा दारू घोटाला। दारू घोटाला तो पहले से चल रहा था, अब दवा घोटाला आ गया। ये घोटाला क्या है? ये घोटाला है कि दिल्ली के अंदर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसने
47 दवाओं को टेस्टिंग के लिए भेजा और सबके सब स्टैंडर्ड मतलब नकली दवा केजरीवाल बेच रहे थे। ये जो दवा खरीदने का, उसको हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, देने का, ये सारा काम दिल्ली सरकार के अंदर होता है। अब जैसे ही ये खबर आई तो बहुत ही सेंसिटिव मसला है। केजरीवाल तो कहता है, दावा करता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हेल्थ सिस्टम हमने दिल्ली में बना दिया। ये सत्येंद्र जैन, वो घोटालेबाज, जब वो जेल गया तो वो कह रहा था कि मोहल्ला क्लिनिक जैसी चीजों को देकर हमने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बदल दी है, उसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, मोदी जी जेल में डाल रहे हैं। अब मालूम चल रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर नकली दवाई सप्लाई की जा रही थी। अब सीबीआई को यह मामला सौंपा गया है, तो ये कितनी घटिया किस्म की सरकार है जो गरीब लोगों के जान से मजाक उड़ा रही है। आप लोग दवा लेते हैं, वो दवा सिर्फ दवा नहीं होता, वो कोई केमिकल का नाम नहीं है, वो एक भरोसे का चीज होता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां दवाई दी जाती है, लोगों को लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। आपने पब्लिक के साथ बहुत घटिया मजाक किया है अरविंद केजरीवाल। इस सरकार ने गरीबों की जान की कीमत लगा दी, पैसा कमाने के चक्कर में, माल कमाने के चक्कर में। आपने हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा, दवाइयां नकली। ये बहुत ही शर्मनाक मसला सामने आया है और ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी अब इसका क्या जवाब देती है। अब बात करते हैं संसद की सुरक्षा चूक मामले में हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। सभी आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साइको एनालिसिस टेस्ट करवाया है। रोहिणी स्थित एक सरकारी इंस्टीट्यूट में घटना के मास्टरमाइंड ललित समेत सभी आरोपियों का टेस्ट किया गया, जिसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपी महेश कुमावत की पुलिस कस्टडी भी अगले 13 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं? देखिए, खुलासे तो बहुत सनसनीखेज है। ऐसे ऐसे खुलासे हैं कि दिल्ली पुलिस को कोर्ट में जाकर के ये कहना पड़ता है कि न एफआईआर बता सकते हैं, न एफआईआर हम दे सकते हैं, न कोई जानकारी शेयर कर सकते हैं। और कोर्ट के अंदर ये लोग ये कह रहे हैं कि अभी सुनवाई के दौरान हम बहुत सारी चीजों को बता भी नहीं सकते, क्योंकि मसला बहुत ही गंभीर है। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, नए नए चेहरे, नए नए लोग सामने आ रहे हैं। अब तक क्या लग रहा था कि ललित झा मास्टरमाइंड है, सब कुछ कलकत्ता माओवादी नक्सलाइट्स इन लोगों के बीच है। अब मालूम चल रहा है कि मास्टरमाइंड दरअसल मनोरंजन डी है। वो जो मैसूर से ऑपरेट कर रहा था, उसके एक रूममेट को भी गिरफ्तार किया गया है, वो भी एक टेकी है। अब कोर्ट में भी मसला जा रहा है, फिर हाईकोर्ट गया है मसला। नीलम से मिलना है किसी को, परिवार वालों को। दिल्ली पुलिस ने कहा भाई किसी से मिलने नहीं दिया जा सकता। तो खैर अभी उसमें वो हासिल हो गया, दिल्ली पुलिस को कस्टडी, कि भाई अभी किसी को मिलने नहीं दिया जा सकता। फिर दूसरी तरफ ये महेश कुमावत, ये इस तरह का व्यक्ति है जो फेसबुक के ऊपर अपना चेहरा मॉर्फ करके किसी सीआरपीएफ वाले की तस्वीर लगा करके AK-47 के साथ नजर आ रहा है। जो सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये कोई बेरोजगार नहीं है, ये कोई बहुत ही डिस्क्रीट किस्म के संगठन को बनाने के लिए ये लोग बाहर निकले थे। और ये जानकारी मिल रही है कि इनके आकाओं ने इनको ये कहा था कि तुम गैस चलाओगे, वहां पे कोई बड़ी सजा नहीं मिलेगी, 2-3 महीने में तुम छूट के बाहर आ जाओगे तो फेमस हो जाओगे। अभी कई सारे सफेद पोस्ट चेहरे जो हैं वो बेनकाब होने वाले हैं और दिल्ली पुलिस बहुत ही सफाई से सारी सिक्रेसी को मेंटेन करते हुए
अपने काम को आगे बढ़ा रही है। जी, अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार की। सीट शेयरिंग को लेकर विपक्ष पूरी तरह से फंस चुका है। हर दल के नेता अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इसी बीच शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से कहा गया कि वो 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी से दिल्ली में शरद पवार ने मुलाकात भी की है, तो वहीं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, सीट शेयरिंग में तो हर जगह मसला फंस गया है। हर जगह मसला फंसा हुआ है। पंजाब हो, दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, फिर महाराष्ट्र हो। अब महाराष्ट्र से खबर आई कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, उन्होंने कहा भाई 23। क्यों 23? उनको किस बात का डर है? यहां राजनीति देश सेवा के लिए थोड़ी हो रही है। समाज में कुछ परिवर्तन करना है, देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, उसके लिए राजनीति थोड़ी कर रही है इंडिया गठबंधन वाले। ये लोग अपने अपने अहम को, अपने अपने अहंकार को फलीभूत करने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के साथ हुआ करते थे तो 23 सीटें मिलती थी। अब ये लोग कह रहे हैं कि अभी फिर भी 23 चाहिए। सारा अंग वंग सब कट गया, पार्टी जो है बची नहीं, सब एकनाथ शिंदे लेकर के भाग गए। लेकिन फिर भी 23 क्यों? कि अगर एकनाथ शिंदे को 23 सीटें वहां मिल जाती हैं और आप यहां 15-20 पे चुनाव लड़ेंगे तो फेस वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये बीजेपी को हराएंगे इस मानसिकता से। कांग्रेस पार्टी वहां क्या करेगी? 48 सीट में अगर आप 23, आप शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को अगर आप दे देंगे तो बचा कितना? कितना बचा? 25 सीट। ये आधे आधे पे लड़ेंगे तो 12-13 सीटों पे 13 सीट के ऊपर कांग्रेस लड़ेगी, 12 सीट के ऊपर एनसीपी लड़ेगी। हाँ, और ये कह रहे हैं कि ये इतना नहीं मिला तो फिर हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। भाई आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश में ही बवाल चल रहा है तो हर जगह ये बवाला हो रहा है। अब शरद पवार उनको याद आए हैं। अभी तक शरद पवार राहुल गांधी को याद नहीं आए थे। अब बातचीत कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली है। जिसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी वो इस गठबंधन में रहेगा, जिसको उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेगी वो इस गठबंधन में नहीं रहेगा। वैसे 28 में से 6 तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। वामपंथियों ने कह दिया कि राम सलाम, हम अपना अलग चुनाव लड़ेंगे। जी, आज की आखिरी खबर में बात लैंड फॉर जॉब केस में ईडी के बड़े एक्शन की। ईडी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नया समन भेजा है। तेजस्वी को 5 जनवरी 2024 को पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले ईडी ने तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। तो वहीं उनके पिता लालू प्रसाद यादव को ईडी ने समन जारी कर 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। तेजस्वी यादव को नया समन गया है, जाएंगे या कोई और नया बहाना बनाएंगे? देखिए, उनके जाने और ना जाने का फैसला उन्होंने क्यों लिया, लेकिन बिहार में तो ये कहा जा रहा है कि ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होने वाली है वो हो जाए, उसके बाद वो जाए। अगर वो पहले गए, कोई इधर उधर की खबर आ गई तो सरकार भी जाएगी, पद भी जाएगा, गठबंधन भी टूटेगा, कई सारी मुसीबतें आ जाएंगी। अब नीतीश कुमार अपनी तारीख बढ़ाते हैं या घटाते हैं ये देखना पड़ेगा। तो ये कहानी तो अपनी जगह पे है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि ईडी का समन जो लीडर्स बार बार आप चकमा देने की जो कोशिश करते हैं, ये अपनी गिरफ्तारी को बाकायदा इनवाइट करते हैं। कई सारे नेता जो जेल गए, अक्सर उनके साथ यही हुआ कि जो जितना भागने की कोशिश जिसने की वो ईडी की गिरफ्त में उतना जल्दी आया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।